गौरी देवी राजकीय महिला महाविद्यालय में प्राणी शास्त्र की कक्षा में मैं डॉक्टर वी.एन. पांडे बीएससी भाग द्वितीय की छात्राओं का स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपने रक्त की संरचना, रक्त के कार्य, रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति, रक्त का थक्का बनने की प्रक्रिया तथा ब्लड ग्रुप्स, ये सभी रक्त से संबंधित टॉपिक्स का अध्ययन किया। अब हम हृदय की संरचना का अध्ययन करेंगे, क्योंकि रक्त के परिसंचरण का कार्य हृदय के द्वारा ही किया जाता है। हृदय बहुत महत्वपूर्ण अंग है। ये आजीवन बिना रुके कार्य करता रहता है, और जब तक ये कार्य करता रहता है तब तक ही जीवन होता है। जब हृदय कार्य करना बंद कर देता है तो जीवन भी पूरा हो जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे हृदय की संरचना की। मनुष्य का हृदय या समस्त स्तनधारियों और पक्षियों का हृदय 4 प्रकोष्ठ से मिलकर के बना हुआ होता है। मनुष्य का हृदय एक मांसपेशी युक्त अंग है। एक बंद मुट्ठी जितना इसका आकार होता है, और ये शरीर की मध्य रेखा से बाईं तरफ लेफ्ट साइड में स्थित होता है। हृदय एक पेरिकार्डियक सैक या पेरिकार्डियम नाम के एक सैक में या बैग में बंद होता है। ये पेरिकार्डियक सैक जो है, ये दोहरी झिल्ली युक्त रचना है। डबल मेम्ब्रेन इसमें पाया जाता है। बाहरी झिल्ली फाइब्रस मेम्ब्रेन कहलाती है और भीतरी झिल्ली सीरस मेम्ब्रेन कहलाती है। इन दोनों झिल्लियों के बीच के स्थान में एक द्रव भरा हुआ रहता है, जिसे पेरिकार्डियक द्रव या पेरिकार्डियक फ्लूइड कहते हैं। पेरिकार्डियम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें भरा हुआ द्रव हृदय की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। किसी प्रकार का घर्षण हृदय पर न लगने पावे, किसी प्रकार का झटका हृदय पर न लगने पावे, ये सुनिश्चित करता है। साथ ही साथ जब हृदय कार्य करता रहता है तो इसमें बहुत सी विद्युत ऊर्जा बनती है। इसको इंसुलेशन का कार्य भी ये फाइब्रस मेम्ब्रेन करती है। तो इस तरह से ये पेरिकार्डियक सैक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण अंग है हृदय की सुरक्षा और कार्यों को सुनिश्चित करने के लिए। तो पेरिकार्डियम के अंदर हृदय स्थित है। हृदय की दीवारें, वॉल ऑफ हार्ट की दीवार कितनी परतों की बनी हुई होती है, ये देखते हैं। हृदय की दीवार में 3 परतें होती हैं। सबसे बाहरी परत एपिकार्डियम कहलाती है, बीच की परत मायोकार्डियम कहलाता है, और सबसे भीतर की परत एंडोकार्डियम कहलाती है। मायोकार्डियम पूरी तरह से मांसपेशियों की बनी हुई होती है। वेंट्रिकल की दीवारों में मायोकार्डियम की परत मोटी होती है, और एट्रियम या आर्किल की दीवारों में ये अपेक्षाकृत थिन या पतली होती है। इसका कारण ये है कि वेंट्रिकल्स को अधिक फोर्सफुल्ली, अधिक शक्ति के साथ रक्त को पंप करना होता है, इसलिए वहाँ मायोकार्डियम मोटा होता है। एक बात और ध्यान देनी है कि मायोकार्डियम अर्थात ये मांसपेशी युक्त बीच की परत वेंट्रिकल की कैविटी के अंदर अनेक अंगुली जैसे उभार छोड़ती है, या इसमें से निकले हुए रहते हैं अनेक अंगुली जैसे प्रोजेक्शंस, जो कि वेंट्रिकल की दीवारों में, वेंट्रिकल की गुहा में, कैविटी में पाए जाते हैं। ये पैपिलरी मांसपेशियां हैं, पैपिलरी मसल्स हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे कि जो वेंट्रिकल है वो एक खोखले थैले जैसी रचना नहीं है, बल्कि उसमें बहुत सी मांसपेशियां उसकी कैविटी के भीतर भी पाई जाती हैं। हृदय के कौन कौन से प्रकोष्ठ होते हैं, ये देखते हैं। हृदय की जो गुहा है वो 4 प्रकोष्ठों में बटी हुई होती है। इसमें से 2 तो एट्रियम या ऑरिकल कहलाते हैं, और 2 वेंट्रिकल कहलाते हैं। तो दाहिना ऑरिकल, दाहिना वेंट्रिकल, बायां आर्टिकल और बायां वेंट्रिकल।
तो 2 प्रकोष्ठ दाहिनी तरफ हो गए, एक ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल, और 2 प्रकोष्ठ बाईं तरफ हो गए, एक ऑरिकिल और एक वेंट्रिकल। दोनों ऑरिकिल्स या एट्रियम, इसका प्लूरल एट्रिया कहलाता है, तो जो 2 एट्रिया हैं ये पतली दीवार वाले चैम्बर हैं और ये शिराओं से रक्त प्राप्त करते हैं। दोनों वेंट्रिकल मोटी दीवार वाले प्रकोष्ठ हैं और इनका कार्य शक्ति के साथ फोर्सफुल्ली रक्त को पंप करना है। एट्रिया और वेंट्रिकल, ऑरिकिल और वेंट्रिकल को अलग करने के लिए बीच में एक झिल्ली होती है जिसे फाइब्रोटेंडिनस रिंग कहते हैं। ये फाइब्रोटेंडिनस रिंग बीच बीच में स्थित है। दोनों ऑरिकिल इसके ऊपर हो गए और दोनों वेंट्रिकल इस रिंग के नीचे हो गए। अब ऊपर की तरफ जो 2 ऑरिकिल्स हैं उनको एक दूसरे से अलग करता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम, और दोनों वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से अलग करता है इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो इस तरह से इंटर ऑरिकुलर सेप्टम के द्वारा 2 ऑरिकिल्स अलग हो गए और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम के द्वारा 2 वेंट्रिकल्स अलग अलग हो गए, और ऑरिकिल और वेंट्रिकल को फाइब्रोटेंडिनस रिंग के द्वारा अलग कर दिया गया। 4 प्रकोष्ठ बन गए। जो दाहिना एट्रियम है ये वेना केवा से रक्त प्राप्त करता है। वेना केवा, जिसको सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा कहते हैं, वहाँ से शरीर का जो अशुद्ध रक्त है वो दाहिने ऑरिकिल में या दाहिने एट्रियम में पहुँचता है। दाहिने एट्रियम से ये रक्त दाहिने वेंट्रिकल में पहुँचाया जाता है और दाहिने वेंट्रिकल से ये रक्त लंग्स या फेफड़े में पहुंचाया जाता है। जो लेफ़्ट एट्रियम है, बाईं तरफ का एट्रियम है, ये फेफड़े से, लंग्स से ऑक्सीजन युक्त रक्त प्राप्त करता है और इस ऑक्सीजन युक्त रक्त को वो अपनी तरफ के लेफ़्ट वेंट्रिकल में पहुंचाता है। लेफ़्ट वेंट्रिकल इस रक्त को पूरे शरीर में आपूर्ति करता है सिस्टमिक एओर्टा के द्वारा। जो राइट वेंट्रिकल है वो पल्मोनरी आर्टरीज के द्वारा रक्त को लंग्स में भेजता है और जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है वो सिस्टमिक एओर्टा के द्वारा रक्त को पूरे शरीर में पहुंचाता है। इस तरह से अगर देखेंगे तो हृदय में 2 पंप हैं जो एक दूसरे से अलग बिल्कुल काम कर रहे हैं। एक राइट पंप है, दाहिनी तरफ का पंप, जो पल्मोनरी सर्कुलेशन अर्थात फेफड़े के सर्कुलेशन से संबंधित है, और दूसरा लेफ़्ट पंप है, बाईं तरफ का पंप है, जो कि फेफड़े के अलावा बाकी शरीर में रक्त आपूर्ति से संबंधित है। दोनों पंप में एक एक ऑरिकिल और एक एक वेंट्रिकल हैं। राइट पंप में राइट ऑरिकिल, राइट वेंट्रिकल, और लेफ़्ट पंप में लेफ़्ट ऑरिकिल और लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो ये हृदय के प्रकोष्ठों की बात हुई। हृदय में कौन कौन से वाल्व पाए जाते हैं? बच्चों, अगर कहीं पर पंप के द्वारा फोर्स करके कोई चीज़ भेजी जा रही है तो वहाँ ये व्यवस्था भी रखनी पड़ती है कि प्रवाह एक ही दिशा में हो, वापस की दिशा में, रिवर्स डायरेक्शन में प्रवाह वापस ना हो जाए। तो हृदय में इसके लिए 2 प्रकार के वाल्व स्थित होते हैं। ये वाल्व ये सुनिश्चित करते हैं कि रक्त की प्रवाह की दिशा एक ही रहे, रक्त वापस ना लौट सके, जिधर पुश किया जा रहा है उसी दिशा में जाए। तो एट्रिया और वेंट्रिकल, ऑरिकिल और वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं उन्हें एट्रियो वेंट्रिकुलर वाल्व कहते हैं। इन्हीं को कस्पिड वाल्व भी कहते हैं। और वेंट्रिकल से धमनियों के बीच में जो वाल्व पाए जाते हैं उन्हें सेमी लूनर वाल्व कहते हैं। तो 2 प्रकार के वाल्व हो गए। सेमी लूनर वाल्व धमनियों के आधार पर, बेस पर, जो वेंट्रिकल से निकल रही हैं धमनियाँ, और एट्रिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व या कस्पिड वाल्व जो कि ऑरिकिल और वेंट्रिकल के बीच में
संबंध बनाने के लिए छिद्र हैं, उन पर पाए जाते हैं ये वाल्व। दाहिने आर्किल और दाहिने वेंट्रिकल के बीच का जो छिद्र है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए राइट एट्रिकुलो वेंट्रिकुलर वाल्व पाया जाता है। ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, 3 फ्लैप से मिलकर के बना हुआ होता है, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड कहते हैं। 3 फ्लैप होते हैं, वही फ्लैप इस छिद्र की रक्षा करते हैं। जब ये फ्लैप बंद हो जाते हैं तो रक्त का प्रवाह रुक जाता है, और ये फ्लैप खुल जाते हैं तो रक्त वहाँ से आवागमन करने लगता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व है वो बाइकस्पिड वाल्व होता है, इसको मिट्रल वाल्व भी कहते हैं। इसमें 2 फ्लैप पाए जाते हैं। ये दोनों ही वाल्व इनलेट वाल्व्स हैं। इनलेट अर्थात ऑरिकल से वेंट्रिकल में रक्त जाने देंगे, लेकिन वेंट्रिकल से वापस ऑरिकल में रक्त को नहीं जाने देंगे, इसलिए इनको इनलेट वाल्व कहते हैं। इनलेट का मतलब टू लेट इनटू द वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल में रक्त जाने देना। ये जो वाल्व हैं इनका एक सिरा तो फाइब्रोटेंडिनस रिंग के साथ जुड़ा हुआ रहता है, और जो फ्लैप वाले सिरे हैं वो स्वतंत्र होते हैं। फ्लैप वाले सिरे भी पैपिलरी मांसपेशियों के साथ जुड़े हुए होते हैं। तो एक सिरा इनका फाइब्रोटेंडिनस रिंग के साथ जुड़ करके पूरी तरह से फिक्स हो जाता है, जबकि दूसरा सिरा जो फ्लैप्स के रूप में है वो पैपिलरी मांसपेशियों के साथ जुड़ा हुआ रहता है। और जिन फाइबर्स के द्वारा ये जुड़ते हैं पैपिलरी मांसपेशियों से, उन फाइबर्स को कॉर्डी टेंडिनी कहते हैं। कॉर्डी टेंडिनी। जो दाहिना वेंट्रिकल है वहाँ से निकलती है पल्मोनरी एओर्टा। पल्मोनरी एओर्टा और दाहिने वेंट्रिकल के बीच में पल्मोनरी सेमीलूनर वाल्व होता है। इसी तरह से लेफ्ट वेंट्रिकल और सिस्टमिक एओर्टा के बीच में एओर्टिक सेमीलूनर वाल्व या लेफ्ट सेमीलूनर वाल्व होता है। तो इस तरह से ये सेमीलूनर वाल्व्स हैं, ये आउटलेट वाल्व कहलाते हैं। आउटलेट का अर्थ है वेंट्रिकल से रक्त को बाहर जाने देना है, लेकिन वापस वेंट्रिकल में नहीं आने देना है। अर्थात वेंट्रिकल से धमनियों की तरफ ही रक्त का प्रवाह होता रहेगा। जब वेंट्रिकल संकुचित होते हैं तो एट्रियोवेंट्रिकुलर वाल्व बंद हो जाते हैं, जिससे कि रक्त वापस एट्रियम में ना जाने पावे। और जब वेंट्रिकल रिलैक्स होते हैं तो सेमीलूनर वाल्व बंद हो जाते हैं कि रक्त धमनियों से वापस वेंट्रिकल में ना जाने पावे। ये एक डायग्राम दिया गया है, इसमें ये जो कुछ मैंने बताया है ये सब कुछ चित्र के रूप में दिखाया गया है। और इसी डायग्राम में ट्राइकास्पिड, बाइकास्पिड और सेमीलूनर वाल्व्स की ट्रांसवर्स सेक्शन का स्ट्रक्चर भी बताया गया है। रक्त परिवहन का मार्ग हम देख सकते हैं। वेना केवा से रक्त पहुंचता है राइट एट्रियम में, वहां से ट्राइकस्पिड वाल्व से गुजरता हुआ रक्त राइट वेंट्रिकल में पहुंचता है। राइट वेंट्रिकल से सेमीलूनर वाल्व से होता हुआ ये रक्त पल्मोनरी एओर्टा में जाता है। पल्मोनरी एओर्टा से फेफड़ों में जाता है, फेफड़ों से पल्मोनरी वेन में जाता है। पल्मोनरी वेन से ये रक्त लेफ़्ट आर्किल या लेफ़्ट एट्रियम में जाता है। लेफ़्ट एट्रियम से ये बाइकस्पिड वाल्व से होता हुआ रक्त लेफ़्ट वेंट्रिकल में जाता है, वहाँ से सेमीलूनर वाल्व में होता हुआ सिस्टमिक एओर्टा में जाता है, और सिस्टमिक एओर्टा से ये पूरे शरीर में रक्त आपूर्ति किया जाता है, और वहाँ से पुनः शिराओं से होता हुआ ये वेना केवा में पहुँच जाता है। और ये रक्त का एक साइक्लिक चक्र हुआ, एक चक्रीय गति हुई जो निरंतर चलती रहती है। अभी जैसा बताया था कि हृदय में 2 पंप पाए जा रहे हैं, एक दाहिना पंप और एक बायां पंप, और दोनों पंप साथ साथ काम करते रहते हैं। दाहिने
आर्किल से रक्त दाहिने वेंट्रिकल में जाता है और वहाँ से फेफड़े में जाता है। फेफड़े में इसमें ऑक्सीजन प्राप्त हो जाती है और ऑक्सीजन युक्त रक्त पुनः बाएं आर्किल में पहुँचता है और बाएं आर्किल से ये बाएं वेंट्रिकल में पहुँचता है, जहाँ से ये पूरे शरीर में जाता है और पूरे शरीर से पुनः ये राइट आर्किल में पहुँचाया जाता है। अब बात करते हैं कार्डियक मांसपेशियों की। बच्चों, मांसपेशियों की संरचना आदि का विस्तृत विवरण हम लोग मस्कुलर सिस्टम के फिजियोलॉजी डिस्कस करते समय डिस्कस करेंगे। यहाँ इतना समझ लें कि कार्डियक मांसपेशियाँ मीडियम पेस मांसपेशियाँ होती हैं। वास्तव में 3 प्रकार की मांसपेशियाँ होती हैं गति के अनुसार। एक तो विसरल मांसपेशियाँ जो आहार नाल आदि में होती हैं, जो स्लो पेस धीरे चलने वाली मांसपेशियाँ होती हैं। दूसरी स्केलेटल मसल्स होती हैं जो स्केलेटन से जुड़ी हुई होती हैं, जैसे हाथ पैर की मांसपेशियाँ, वो बहुत तेज़ चलने वाली मांसपेशियाँ हैं। कार्डियक मांसपेशियाँ इन दोनों के बीच की अवस्था में हैं, इन्हें मीडियम पेस मांसपेशियाँ कहते हैं। ये स्ट्राइप्ड मांसपेशियाँ कहलाती हैं। आप जब पढ़ेंगे तो स्ट्राइप्ड और अनस्ट्राइप्ड 2 प्रकार की मांसपेशियों का जिक्र पढ़ेंगे, उनमें से ये स्ट्राइप्ड प्रकार की मांसपेशियाँ हैं। प्रत्येक मांसपेशी कोशिका में बड़ी संख्या में माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पाए जाते हैं, क्योंकि ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता होती है और हृदय निरंतर काम करता है, इसलिए रेस्ट की कोई गुंजाइश नहीं होती है। निरंतर वहाँ ऊर्जा प्राप्त होनी आवश्यक ही होती है। हृदय की मांसपेशियों की एक बहुत बड़ी विशेषता है मायोजेनेसिटी। मायोजेनेसिटी का अर्थ है कि ये मांसपेशियाँ बिना किसी तंत्रिकीय स्टिमुलस के, बिना किसी नर्वस स्टिमुलेशन के अपने आप संकुचन करने में सक्षम होती हैं और इसीलिए इनको मायोजेनेसिटी कहते हैं और इसीलिए मैमेलियन हार्ट को मायोजेनिक हार्ट कहा जाता है। बच्चों, हृदय की इन संरचनाओं की बात करने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि जो हृदय की मांसपेशियां हैं उनका पोषण कैसे होता है, उन्हें रक्त कहाँ से मिलता है। कार्डियक मांसपेशियों को, जैसा मैंने बताया, निरंतर ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है, निरंतर पोषक तत्व मिलते रहने चाहिए ताकि वो निरंतर कार्य करते रहें। जो धमनियाँ हृदय की दीवारों में रक्त पहुंचाती हैं उन्हें करोनरी आर्टरी कहते हैं और जो शिराएं हृदय की दीवारों में पाई जाती हैं उन्हें करोनरी वेन्स कहते हैं। ये करोनरी आर्टरी और करोनरी वेन मिलकर के करोनरी सर्कुलेशन बनाते हैं। यही हृदय की दीवारों में रक्त आपूर्ति का आधार होता है। राइट और लेफ़्ट 2 करोनरी आर्टरीज होती हैं। ये जो सिस्टमिक एओर्टा जहाँ से निकलता है ठीक उसके पहले ही निकली हुई होती हैं, अर्थात वाल्व के खुलने या बंद होने से जो सेमीलुनर वाल्व है, लेफ्ट सेमीलुनर वाल्व, उसके खुलने या बंद होने से करोनरी आर्टरीज में रक्त प्रवाह प्रभावित तो नहीं होता है, ये वाल्व से पहले ही निकली हुई होती हैं। यहाँ कोई वाल्व ही नहीं पाया जाता है इनकी ओपनिंग पर, इसलिए निर्बाध रूप से इन दोनों कोरोनरी आर्टरीज में रक्त निरंतर जाता रहता है, पहुँचता रहता है। हृदय की दीवारों में पहुंच करके ये रक्त कैपिलरीज में, पतली नलिकाओं में पहुंचता है और वहां से फिर करोनरी वेंस के द्वारा ये रक्त इकट्ठा कर लिया जाता है और करोनरी वेंस करोनरी साइनस में इस रक्त को पहुंचाती हैं और वहां से ये रक्त दाहिने आर्किल में पहुंचा दिया जाता है। ये निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है, हृदय की दीवारों को निरंतर रक्त मिलता रहता है। अगर किसी कारण से हृदय की दीवारों को रक्त ना मिल पावे, अर्थात करोनरी सर्कुलेटरी सिस्टम बाधित हो जाए, तो उसको करोनरी ऑक्लूजन कहते हैं। करोनरी ऑक्लूजन का अर्थ है हृदय की मांसपेशियों को रक्त आपूर्ति में बाधा होना। इसके 2 प्रमुख कारण हो सकते हैं। या तो इन धमनियों में कोलेस्ट्रॉल या वसा का जमाव हो जाता है, जिसके कारण इनकी अंदर की गुहा पतली हो जाती है और रक्त आपूर्ति कम हो जाती है। ऐसी अवस्था आर्टेरियोस्क्लेरोसिस कहलाती है। दूसरा कारण हो सकता है कि रक्त का थक्का बन जाए और जिसके कारण इनकी गुहा बाधित हो जाए, रक्त का प्रवाह बाधित हो जाए। इस अवस्था को थ्राम्बोसिस कहते हैं। दोनों ही में से किसी भी कारण से जब हृदय की मांसपेशियों के किसी भाग को
रक्त आपूर्ति बंद हो जाती है, रक्त नहीं पहुंच पाता, तो वहाँ ऑक्सीजन और पोषक तत्व नहीं पहुंच पाते और वो उतना हिस्सा, उतना भाग निष्क्रिय हो जाता है। इस अवस्था को मायोकार्डियक इन्फार्क्शन कहते हैं। और अगर ये इन्फार्क्शन बड़े क्षेत्र में हो जाए, अर्थात मांसपेशियों का बड़ा क्षेत्र निष्क्रिय हो जाए, तो इसका परिणाम हार्ट फेल्योर, हृदय गति का बंद हो जाने के रूप में सामने आता है। हृदय के सुचारू पंपिंग के लिए इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, पीएच, टेम्परेचर ये बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। सोडियम और पोटेशियम और कैल्शियम आयनों की एक निर्धारित मात्रा भी जरूरी है। इनका कम होना या अधिक होना दोनों ही हृदय की सामान्य गतिविधि को प्रभावित करेंगे। बच्चों, अब हम बात करते हैं पेसमेकर या कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की। हृदय में निरंतर, मैंने बताया, मांसपेशियों में स्वतः ही संकुचन की क्षमता होती है, जिसको मायोजेनिसिटी हमने कहा था। इस चित्र में ये चीज़ें दिखाई गई हैं, आप इस चित्र को ध्यान से देखेंगे। इन्हीं मांसपेशियों के कुछ भाग अधिक विशिष्ट हो करके कंडक्टिंग सिस्टम कहलाते हैं। वो अधिक नियमित रूप से, सुचारू रूप से निरंतर इम्पल्स उत्पन्न करते रहते हैं, जिससे हृदय निरंतर पंप करता रहता है। तो ये देखेंगे कौन कौन से भाग हैं। सबसे ऊपर जहाँ पर वेना केवा दाहिने आर्किल में मिलती है, ठीक वहीं पर एक नोड है, गांठ है, ऊपर आप देखेंगे बनी हुई है। इसको SA नोड कहते हैं, साइनो आरिकुलर नोड। इसी को इसके खोजकर्ता के आधार पर नोड ऑफ केथ एंड फ्लैक भी कहते हैं। सबसे ऊपर आप देखेंगे ये नोड ऑफ कीथ एंड फ्लैक पाया जा रहा है। इसी को पेसमेकर कहते हैं। हृदय का स्पंदन यहीं से प्रारंभ होता है। हार्ट बीट की शुरुआत इसी SA नोड या साइनो आरिकुलर नोड या नोड ऑफ केथ एंड फ्लैक यहीं से प्रारंभ होता है। ये एक नियमित अंतराल पर वहाँ से इम्पल्स या तरंगें उत्पन्न करता रहता है, जो पूरे हृदय में फैलती रहती हैं। इसी दाहिने आर्किल में ही जहाँ पर ट्राइकस्पिड वाल्व है, उसके ठीक ऊपर आप देखेंगे तो AV नोड, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड पाया जाता है। ये दूसरा नोड है। ध्यान दें कि दोनों ही सीधे ही फाइबर्स के द्वारा नहीं जुड़े हुए हैं। चित्र में आप देखेंगे तो दोनों फाइबर्स के द्वारा सीधे जुड़े हुए नहीं हैं, SA नोड और AV नोड। AV नोड, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड या नोड ऑफ तवारा, एस्कॉफ एंड तवारा, नोड ऑफ एस्कॉफ एंड तवारा, नोड ऑफ एस्कॉफ एंड तवारा, जिसको AV नोड भी कहते हैं, आरिकुलो वेंट्रिकुलर नोड, ये ट्राइकस्पिड वाल्व के ठीक ऊपर स्थित है। ये भी स्वतः ही इम्पल्स जनरेट करने की क्षमता रखता है, लेकिन इसकी क्षमता अपेक्षाकृत ऐसे नोड की अपेक्षा इसका क्षमता कम है। इसके द्वारा उत्पन्न की गई हार्ट बीट स्लो होगी, जबकि ऐसे नोड के द्वारा उत्पन्न की गई हार्ट बीट सामान्य होती है। इसी AV नोड से कुछ विशेष प्रकार के फाइबर्स, तंतुनुमा रचनाएं निकलती हैं, जिन्हें बंडल ऑफ हिस कहते हैं। ये बंडल ऑफ हिस AV नोड से निकलता है। वहाँ से निकल करके ये फाइब्रोटेंडिनस रिंग को पार करता है और उसके बाद ये वेंट्रिकल की दीवारों में पहुँच जाता है। वेंट्रिकल की दीवारों में पहुँच करके ये दो भागों में बट जाता है, एक दाहिना भाग और एक बायां शाखा। ये दाहिनी और बाईं दोनों ही शाखाएं वेंट्रिकल की दीवारों में आगे जाती हैं और इनमें से अनेक फाइबर्स निकलते हैं, जो परकिंजे फाइबर के नाम से जाने जाते हैं।
तो इस तरह से जो एस ए नोड से इम्पल्स जनरेट हुआ था वो ए वी नोड द्वारा प्राप्त किया जाता है। ए वी नोड से वो बंडल ऑफ हिस में पहुंचता है और बंडल ऑफ हिस से ये परकिंजे फाइबर से होता हुआ पूरे हृदय में ये पहुंच जाता है। इन सभी को एस ए नोड, ए वी नोड और बंडल ऑफ हिस, इन सबको इकट्ठा रूप से, संयुक्त रूप से कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट कहते हैं। ध्यान देने की बात है कि ये सभी स्वतः ही हार्ट बीट जनरेट करने में सक्षम हैं, लेकिन जो ए वी नोड द्वारा उत्पन्न की गई हार्ट बीट है वो ऐसे नोड की अपेक्षा कम होगा और जो बंडल ऑफ हिस के द्वारा उत्पन्न किया गया हार्ट बीट है वो ए वी नोड की अपेक्षा भी कम होगा। अगर किसी का एस ए नोड खराब हो जाता है तो वहाँ पर बैटरी युक्त कृत्रिम पेसमेकर लगा दिया जाता है और वो भी उसी प्रकार से नियमित अंतराल पर हृदय में स्पंदन उत्पन्न करता रहता है। तो एक बार इस डायग्राम को आप ध्यान से देखेंगे और जो कुछ हृदय की रचना के बारे में आपको पढ़ाया गया है इसको समझने का प्रयास करेंगे। कोई असुविधा होगी तो मुझे आप सूचित करेंगे। थैंक यू बच्चों।